नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश शर्मा। मुझे आपके साथ पहल का एक और एपिसोड साझा करते हुए खुशी हो रही है। पहल क्या है और क्यों? पहल एक शुरुआत है। ये मेरा प्रयास है कि आम जनता को हमारे लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण विषयों, मुद्दों, समाचारों की स्पष्ट, संक्षिप्त, निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान की जाए। विचार यह है कि आप जो व्यवस्था देखते हैं, सुनते हैं, अपने चारों ओर देखने को मिलती है, उसे दूर किया जाए और तथ्यों और सार्थक पहलुओं का विश्लेषण प्रदान किया जाए। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में समझेंगे जिसमें हम में से अधिकांश लोग सीधे या परोक्ष रूप से चिंतित रहते हैं, यानी करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करना। जून जुलाई आते ही वेतनभोगी वर्ग के ज़्यादातर लोग अपना वार्षिक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने के दबाव में आ जाते हैं। वे फॉर्म 16 के लिए कंपनी के अकाउंट्स, एचआर, निवेश प्रमाण पत्रों के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों के चक्कर लगाते हैं और फिर टैक्स सलाहकार के पीछे भागते हैं। चिंता न करें, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आयकर की मूल बातें सीखेंगे और जानेंगे कि आप कितनी आसानी से कम परेशानी के साथ खुद ही आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हम आईटीआर 1 के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होता है। लेकिन इससे पहले कि हम विवरण में जाएं, आयकर और रिटर्न दाखिल करने से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना बेहतर होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की आयकर व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित है, जो अप्रैल 1962 से लागू हुआ। तब से संरचना और कर दरों में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। अब कंप्यूटरीकरण बहुत सी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे समय और प्रयास की बचत हुई है। आय विवरणी धारा 139 सेक्शन 139 रिटर्न ऑफ इनकम। प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी या फर्म के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके संबंध में वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत कर योग्य है, उस अधिकतम राशि से अधिक है जो आयकर के लिए प्रभारी एग्जाम नहीं है, तो उसे नियत तिथि को या उससे पहले पिछले वर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का विवरण निर्धारित प्रपत्र यानी कि फॉर्म में और निर्धारित तरीके से सत्यापित करके तथा निर्धारित किए जा सकने वाले अन्य विवरण देते हुए प्रस्तुत करना होगा। स्थायी खाता संख्या पैन धारा 139A। स्थायी खाता संख्या पैन का अर्थ है वह संख्या जिसे कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को पहचान के उद्देश्य से आवंटित कर सकता है, और इसमें नई श्रृंखला के तहत आवंटित स्थायी खाता संख्या शामिल है। अब बात करते हैं आय के शीर्ष के बारे में। सबसे पहले वेतन यानी कि सैलरी, गृह संपत्ति से आय यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति बिजनेस और प्रोफेशन, पूंजीगत लाभ अल्पकालिक और दीर्घकालिक कैपिटल गेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अन्य स्रोतों से आय अदर सोर्सेस। व्यक्ति पर्सन आयकर अधिनियम के तहत व्यक्ति में शामिल है व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार एचयूएफ, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ एओपी या व्यक्तियों का निकाय बीओआई, एक स्थानीय प्राधिकरण, और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। करदाता की श्रेणी और रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि व्यक्ति या एचयूएफ के लिए 31 जुलाई है, जो कि वित्त वर्ष 24-25 के लिए 15 सितंबर तक बढ़ाई गई है, जहां पर की ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय के लिए 31 अक्टूबर तक, जहां पर ऑडिट की आवश्यकता पड़ती है, और संशोधित रिटर्न 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए कर स्लैब धारा 115 बीएसी सेक्शन 115 बीएसी नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस प्रकार है। अगर आपकी आय 3 लाख रुपए तक है तो कर की दर 0 है। 3 लाख 1 से लेकर 7 लाख रुपए तक कर की दर 5% है। 10 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक यह 15% है। 15 लाख 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक 30% दर है, और आखिर में 2 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आय है तो 30% कर और उसके ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। इसी प्रकार आने वाले अगले साल के लिए यानी कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर दरें इस प्रकार है। यदि आपकी आय 4 लाख रुपए तक है तो कर दर 0 है। 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक कर दर 5% है। 12 लाख 1 रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक 15%, और 24 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% कर दर है। आईटीआर फॉर्म के बारे में जानते हैं। कौन सा फॉर्म किसके लिए लागू होता है? आईटीआर 1 निवासी व्यक्ति के लिए जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है। आईटीआर 2 व्यक्ति और एचयूएफ जो कि आईटीआर 1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं है। आईटीआर 3 व्यवसाय या पेशे में लगे व्यक्ति और एचयूएफ कर लेखा परीक्षा और गैर लेखा परीक्षा दोनों मामलों में अनुमानित कराधान का विकल्प नहीं चुना गया हो। आईटीआर 4 व्यक्ति, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी के अलावा जो कि अनुमानित आय योजना के अंतर्गत आते हैं। आईटीआर 5 फर्म और सीमित देयता भागीदारी यानी कि एलएलपी। आईटीआर 6 कंपनियों के लिए। धारा 87 सेक्शन 87A के तहत छूट पुरानी व्यवस्था के तहत भारत में रहने वाला एक व्यक्ति जिसकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वह अपनी कुल आय या आयकर की राशि
इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले जो गणना की गई है, जिसके लिए किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए उत्तरदायी है, ऐसे आयकर के 100% के बराबर या 12,500 रुपये की राशि जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा। नई व्यवस्था धारा 115 BAC सेक्शन 115 BAC के तहत वित्त वर्ष 2024-25 जहां कुल आय 7 लाख रुपए से अधिक नहीं है, करदाता अपनी कुल आय पर आयकर की राशि इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले गणना की गई से, जिसके लिए किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए उत्तरदायी है, ऐसे आयकर के 100% के बराबर राशि या 25,000 रुपये की राशि जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जहां कुल आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां करदाता अपनी कुल आय पर आयकर की राशि इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति देने से पहले जो गणना की गई है, से कटौती का हकदार होगा, जो किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए उस पर लागू होगी, जो ऐसे आयकर के 100% के बराबर राशि या 60,000 रुपये की राशि होगी जो भी कम हो। ITR 1 सहज केवल निवासी व्यक्तियों के लिए लागू है। भारत में लगभग 4 करोड़ मतदाता ITR 1 दाखिल करते हैं। केवल निवासी व्यक्ति जिसकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और उसकी आय निम्नलिखित में से किसी भी स्रोत से है, वो ITR 1 दाखिल करने के लिए पात्र है। उसकी आय अगर वेतन या पेंशन से है, एक घर की संपत्ति से है, अन्य स्रोतों यानी कि ब्याज, पारिवारिक पेंशन, लाभांश आदि से है, और आखिरकार अगर उसकी कृषि आय है जो कि सिर्फ 5,000 रुपये तक की है। इस फॉर्म का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है जो नंबर 1 किसी कंपनी में निदेशक यानी कि डायरेक्टर हो, नंबर 2 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर रखता हो, 3 भारत के बाहर स्थित कोई संपत्ति किसी इकाई में वित्तीय हित सहित रखता हो, 4 भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता हो। इसी प्रकार आय के किसी भी शीर्ष के तहत कोई अग्रिम घाटा या आगे ले जाने वाला योग्य घाटा हो, या उस व्यक्ति की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक हो, ये सब व्यक्ति ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ अन्य फॉर्म हैं जो कि ITR के लिए लागू होते हैं। फॉर्म 16 जो कि वेतन प्रस्ताव के रूप में कर कटौती का प्रमाण पत्र है, धारा 203 के तहत। यह फॉर्म नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाता है। इसमें आय और TDS का विवरण होता है। फॉर्म 26 AIS वार्षिक सूचना विवरण यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें आय और TDS का विवरण होता है। आयकर विभाग की वेबसाइट जो कि आपके काम आएगी eportal.incometax.gov.in। यहाँ पर लॉगिन के लिए होम पेज पर जाएं, ऊपरी दाएं कोने में लॉगिन टैब दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें। लॉगिन करने के लिए अपने पैन नंबर का इस्तेमाल करें। यदि आप अभी तक पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपने लॉगिन ID बनाने के लिए अपने पैन का उपयोग करें। एक बार जब आपके पास आवश्यक डेटा उपलब्ध हो जाए तो आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले पोर्टल पर लॉगिन करें और चरणों का पालन करें। साइट उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सबसे पहले अपने आप को उन सभी अनुभागों से परिचित करें जिन्हें आपको भरना है। डेटा भरने के बाद सत्यापन की एक प्रक्रिया होती है जो सुनिश्चित करती है कि कोई तार्किक त्रुटि नहीं है। आप समीक्षा के लिए भरे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई विसंगतियां नहीं है तो आप ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आइए कुछ डेटा के बारे में जानें जिन्हें आपको इस रिटर्न में दाखिल करना होगा। अध्याय 6 के तहत कटौती, सेक्शन 6A डिडक्शंस। पुरानी व्यवस्था के तहत धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में योगदान, कुछ इक्विटी शेयर या डिबेंचर में सदस्यता, ट्यूशन फीस, आवासीय गृह संपत्ति खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई राशि की अदायगी आदि के संबंध में कटौती। धारा 80 CCD के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान के संबंध में कटौती, किसी कर्मचारी के मामले में पिछले वर्ष में उसके वेतन का 10%। धारा 80C, 80 CCC और 80 CCD के तहत कटौती की सीमा। इन सभी धाराओं के तहत 1,50,000 रुपये से अधिक की कटौती नहीं मिलेगी। आप अगर इससे अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी 1,50,000 रुपये के तक की ही कटौती मिलेगी। धारा 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती। पहला, करदाता या उसके परिवार के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या निवारक स्वास्थ्य जांच करने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि जो कुल मिलाकर 25,000 रुपये से अधिक न हो, और करदाता के माता पिता के स्वास्थ्य पर बीमा कराने या उससे लागू रखने के लिए भुगतान की गई पूरी राशि जो कुल मिलाकर 25,000 रुपये से अधिक न हो। धारा 80 सेक्शन 80 के तहत उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती, किसी वित्तीय संस्थान या किसी अनुमोदित धर्मांत संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अपने रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में पिछले वर्ष में उसके द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि। धारा 80G के तहत कुछ निधियों, धर्मांत संस्थानों आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती। कटौती उस संस्थान के आधार पर 50% या 100% तक सीमित है जिसे दान दिया गया है। धारा 80GGC 80GGC के तहत किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए योगदान के संबंध में कटौती।
धारा 80 TTA के तहत बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती, सभी खातों से कटौती की कुल अधिकतम राशि 10,000 रुपये है। धारा 80TB के तहत निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती, सभी खातों से कटौती की कुल अधिकतम राशि 50,000 रुपये है। अन्य कटौतियाँ, धारा 24B यानी 24B के तहत आवास ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर गृह संपत्ति से आय की कटौती, 2 लाख रुपए तक की वास्तविक कीमत पर कटौती की अनुमति है। किराए पर दी गई संपत्ति पर बिना किसी सीमा के वास्तविक सीमा पर कटौती की अनुमति है। नई व्यवस्था के तहत धारा 24B यानी कि 24B के तहत आवास ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर गृह संपत्ति से आय से कटौती, किराए पर दी गई संपत्ति पर बिना किसी सीमा के वास्तविक सीमा पर कटौती की अनुमति है। धारा 80CCD2 के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता या एम्प्लॉयर द्वारा किए गए अंशदान के लिए कटौती, सभी श्रेणियों के नियोक्ताओं को वेतन का 14% तक की कटौती उपलब्ध है। कर देयता यानी कि टैक्स लायबिलिटी, आयकर देयता एक करदाता द्वारा देय कर राशि है जो उसकी कुल कर योग्य आय और लागू कर स्लैब छूट आदि पर निर्भर करती है। रिटर्न दाखिल करते समय देय राशि को अग्रिम कर भुगतान, स्रोत पर कर कटौती और अनुपालन में देरी के लिए ब्याज और दंड यदि कोई हो के लिए समायोजित किया जाना है, एडजस्ट किया जाना है। वापसी यानी कि रिफंड, धारा 237 सेक्शन 237, यदि कोई व्यक्ति मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए भुगतान किया गया कर या उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान किया गया माना गया कर उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत उचित रूप से देय राशि से अधिक है, तो वह व्यक्ति अतिरिक्त राशि की वापसी का हकदार होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप समय पर और सही तरीके से रिटर्न दाखिल करें। आमतौर पर आपको रिटर्न दाखिल करने के 1 महीने के भीतर रिफंड मिल जाएगा। मेरा अनुभव भी यही कहता है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि वे भी लाभ उठा सकें। आप मुझसे निःशुल्क परामर्श करने के लिए मेरे ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी के हित के मामलों पर इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए आपका प्रोत्साहन मिलेगा। कृपया अपनी टिप्पणी कमेंट्स अनुभाग में ज़रूर दें। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।